नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। आपको छावला रेप और मर्डर केस की याद नहीं भी रही हो तो पिछले 2-3 दिन में जरूर इसके बारे में आप जान गए होंगे। ये निर्भया से पुराना केस है, उसी साल यानी 2012 का। उतना ही भयावह निर्भया के साथ दिसंबर 2012 में दरिंदगी हुई दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के छावला में एक दूसरी लड़की के साथ उससे पहले फरवरी में वैसी ही दरिंदगी हुई थी। बलात्कार और उसके बाद निर्मम हत्या। उसके साथ भी वो सब कुछ हुआ जिसे कहते हुए जुबान थरथराती है। इसके 3 गुनाहगारों को निचली अदालतों ने फांसी की सजा सुनाई और हाईकोर्ट ने इसे बहाल रखा, बल्कि कहा कि ये सब एक ऐसे शिकारी हैं जो शिकार की तलाश में सड़कों पर घूम रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को बरी कर दिया, ये बताते हुए कि इस मामले में पुलिस की जांच में बहुत सारी खामियां रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को बरी करते हुए कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ अहम साक्ष्य साबित नहीं किए जा सके, उन्हें फेयर ट्रायल का अवसर नहीं दिया गया। आरोपियों को नैतिक तौर पर दोषी मानकर संदेह के आधार पर सजा सुनाई गई, जबकि हर केस का निर्धारण सबूतों और मेरिट के आधार पर होना चाहिए। भावनाओं में बहकर या नैतिक दबाव में ये नहीं होना चाहिए। अभियोजन पक्ष डीएनए प्रोफाइलिंग, वारदात में इस्तेमाल कार, आरोपियों की पहचान, उनके सैंपल, सीडीआर आदि से आरोपियों का संबंध स्थापित नहीं कर पाया है। 11 दिन तक आरोपियों के डीएनए सैंपल पुलिस मालखाने में पड़े रहे। मामले के 49 गवाहों में 10 गवाहों से जिरह की अनुमति बचाव पक्ष को नहीं दी गई। जज ने गवाहों से एक सवाल तक नहीं किया। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट को यह सिद्धांत ध्यान में रहा कि 100 गुनहगार भले छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में पुलिस की लापरवाही भरी जांच पीड़ितों पर भारी पड़ी है। उनके गुनाहगार छूट चुके हैं। पीड़ितों का कहना है कि वो उनको डराते धमकाते रहे हैं, वो दहशत में हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी है। डर भय तो रहेगा क्योंकि पुरानी बातें याद आती है। क्या याद आता आपको? क्या कुछ बातें थी ऐसी? पुरानी ये था कि जैसे कि लोअर कोर्ट में मतलब मुलजिम धमकी देते थे। क्या? जब वो पेशी पे आते थे कि मार देंगे, काट देंगे, जब फ्री हो जाएंगे तो मारेंगे, काटेंगे। अच्छा। इसीलिए जो है कल डीसीपी ऑफिस में हमने सुरक्षा लेटर दिया है और उन्होंने आगे जो है छावला थाने को रिपीट कर दिया है। और वहाँ से जो है कि एसएचओ साहब आए थे, उनको बोला डीसीपी साहब ने कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और आगे की जो कार्रवाई छावला थाना देखेगा। तो ये सच है कि अभी न्याय का रास्ता बंद नहीं हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस मामले में दखल दिया है और केंद्र सरकार से बात की है। दिल्ली पुलिस रिव्यू पिटीशन देने की तैयारी कर रही है। पीड़ित पक्ष भी अपनी ओर से इस तैयारी में है, लेकिन सवाल फिर भी बचे हुए हैं। क्या इंसाफ का रास्ता इतना आसान होगा? क्या पुलिस की खराब जांच का खामियाजा पीड़ित को भुगतना नहीं पड़ेगा? क्या इसके लिए जांच करने वालों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन सारे सवालों से बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई न कोई तो इस मामले का गुनाहगार है। वो कहां है, कब पकड़ा जाएगा? जिन लोगों को आज रिहा कर दिया गया, अगर वो बाहर चले गए तो क्या होगा? आज सच की पड़ताल में हमने इसलिए सवाल पूछा है। छावला रेप और कत्ल के केस में पुलिस की लापरवाही से आरोपी बरी, क्या पीड़ित परिवार को कभी मिल पाएगा इंसाफ? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? क्या इस पीड़ित परिवार को कभी इंसाफ मिल पाएगा? अगर ये आरोपी जो छूटे हैं वो गुनाहगार नहीं है तो कहाँ है गुनाहगार? हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। यशोवर्धन झा आजाद जो पूर्व आईपीएस हैं, आईबी सिक्योरिटी में स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं, और सीमा समृद्धि जो जानी मानी वकील हैं, जो निर्भया केस में भी शामिल रही हैं। पुलिस की जांच पे इसमें सवाल उठ रहे हैं। यशोवर्धन झा आजाद, आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे, जो आप
अब देख रहे हैं कि क्या क्या कमियां जो कोर्ट ने कहा कि साबित नहीं हो पाया मामला क्योंकि जांच खराब रही। आपको क्या इसमें कमियां नजर आती हैं? कहा जा रहा था कि डीएनए सैंपल जो है वो पुलिस मालखाने में 11 दिन तक पड़ा रहा, तो कहीं इसमें ढिलाई रही है जांच बरतने में और पुलिस ने सबूत ठीक तरह से नहीं दिए हैं? इसमें क्या लग रहा है आपको? मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ पुलिस अन्वेषण का मामला है। जरूर कमियां तो रही हैं पुलिस के अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन जहां तक उच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, उच्च न्यायालय की टिप्पणी ने निचली न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी दी है, अभियोजन पे टिप्पणी दी है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे दी है। सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने के बाद चार्ज फ्रेम किया ट्रायल कोर्ट ने, और उसके बाद ट्रायल के बाद इन्हें कन्विक्शन दिया, डेथ सेंटेंस दिया, जिसको कि हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जैसे नहीं हुआ। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में चारू वली खन्ना, जो कि उनकी लॉयर, उन्होंने खुद कहा कि जो विटनेसेस हैं, उन्होंने कहा हमने रात के समय में उनको ठीक से नहीं देखा, लिहाजा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है नहीं हुआ। और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में सेक्शन 9 और 54A के कोड में यह स्पष्ट है कि ये सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, ये करॉबरेटिव एविडेंस है। नंबर 2, ये बात सही है कि माल खाने में वो माल जो है वो पड़ा रहा 11 या 12 दिन तक। माल खानों की स्थिति जो है बिल्कुल विषिप्त है, बिल्कुल थानों में ऐसी हालत है। उसका क्या कारण था मैं नहीं जानता, लेकिन उसके पीछे कोई ऐसी बदनीयत रही हो, इस बात को मैं नहीं जानता हूं। यह ट्रायल कोर्ट को देखना चाहिए था। नंबर 3, जब उन्होंने कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेसेस का नहीं हुआ है, तो इसमें पुलिस अन्वेषण का इससे कोई मतलब नहीं है। क्रॉस जो होना चाहिए था वो तो कोर्ट को इंश्योर करना चाहिए था, और इसलिए निचली न्यायालय के बारे में उन्होंने कहा कि वो मूर्तशक बनी रहे। जहां तक डीएनए प्रोफाइलिंग की बात है, मैं समझता हूं डीएनए की प्रोफाइलिंग तो आज भी की जा सकती है, वो 35 साल बाद भी लोग पकड़ाए जा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि उच्च न्यायालय ने अपनी पूरी शक्ति का अधिकार लेकर इसको ट्रायल को भी गलत कहा, मिस ट्रायल कहा, और इनको एक्विटल दे दिया। लेकिन इसको फिक्स किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी री इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, री ट्रायल करा सकती है, और इसके बारे में पिटीशन दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा सुधार न्यायालयों में और प्रोसिक्यूशन में होना चाहिए, क्योंकि नगमा जी बात यह है कि आज जो है प्रोसिक्यूशन का रोल इंडिया में किसी को मालूम ही नहीं है क्या है। विदेश में एक प्रोसिक्यूशन गाइडेड इन्वेस्टिगेशन होता है। प्रोसिक्यूशन का काम होता है टू मार्शल दी एविडेंस, उसको एविडेंस इकट्ठा करती हैं और बाद में कोर्ट में जाता है। जब कहते हैं पुलिस की खामियां हो चुकी हैं और प्रोसिक्यूशन उसको करेक्ट ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है, तब ये समस्या होती ही रहेगी। और मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है जबकि लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन करने का, तो मैं आशा करता था कि वो कुछ करेक्टिव मेजर्स के बारे में भी बताएं। तो लिहाजा आई होप कि इसमें फिक्स किया जा सकता है इस चीज को, एंड आई होप उसके बारे में रिव्यू पिटीशन डाली जाए। अच्छा, तो ये इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट की टिप्पणी रही है, जो फैसले में कहा गया, और बाद में तमाम लोगों को इस पर हैरानी हुई थी कि उन लोगों की सजा को कम भी नहीं किया गया बल्कि पूरी तरह से बरी कर दिया गया, तो वजह क्या रही? और जो वजह बाद में आई उसमें यही था कि जो पुलिस की जांच थी वो एक तरह से सारा जो कहें कि इल्जाम पुलिस की खराब जांच पर चला जाता है कि पुलिस ने जो जांच है उसमें वो ढिलाई की है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें पूरा ब्लेम एक तरह से पुलिस पे आ रहा है कि वहां पे जांच जो है वो ढीली रही या खराब रही जांच? तो कहां पे कमियां रही जांच में? क्या आपको लग रहा है कि इसमें कहीं पर कोई कमी थी, और अगर ऐसा है तो इसका खामियाजा पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ रहा है अगर, तो क्या जांच करने वालों पर भी इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई या कोई टिप्पणी उस पर कि अगर ढिलाई रही है इस जांच में, गलत जांच, तो इन लोगों को रखा गया 11 साल जेल में, तो असली गुनाहगार हैं कौन? ये तमाम सवाल उठते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कहा, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये सब पुलिस की गलती है। पुलिस इज द बेस्ट व्हिपिंग गाय फॉर एवरीथिंग। बट मैं ये नहीं समझता हाई कोर्ट, जिसका कि टोटल जुरिस्डिक्शन है, उसने जब
कहा कि दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स और कन्विक्शन को मेंटेन किया। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं तो उनके कारण क्या है, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन और उनके ऑर्डर देखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, इस आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में जो कहा गया है वो चारू वली खन्ना ने कहा कल के डिबेट में। और दूसरी बात जो डीएनए मैचिंग की बात है, मुझे आइडिया नहीं है कि डीएनए मैचिंग हुआ है या नहीं हुआ है, शायद हुआ है और वो चूंकि मालखाने में सामान 12 दिन तक पड़ा रहा इसलिए वो सस्पेक्ट के एरिया में आ रहा है। इस चीज पे जरूर तहकीकात होनी चाहिए, डिपार्टमेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसके बारे में तो निचली न्यायालय और अभियोजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और लिहाजा इसको दुरुस्त करने के लिए पिटिशन लगाया जाना चाहिए। जी, तो क्या ये सीमा समृद्धि जो केस था उसमें तमाम साक्ष्य जो हैं उसको ठीक तरह से जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं वो आपको लग रहा है कि पेश नहीं कर पाए? टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के रोल पे की, ठीक है रहे। यशोवर्धन झा आजाद के पुलिस को ब्लेम करना, उन पे आरोप डालना सबसे आसान है, लेकिन टिप्पणी हाई कोर्ट पे हुई है, लोअर कोर्ट पे भी हुई है। तो वहां पे क्या चूक रही और क्या उम्मीद बचती है न्याय की इस परिवार के लिए? अभी तो बहुत बड़ा सवाल उनकी सुरक्षा का है। बार बार पिता कहते हैं कि हम लोगों को कोर्ट में धमकियां मिल रही थी, अब बाहर जब निकल गए ये आरोपी तो उन्हें जान का खतरा है, लेकिन उन्हें सुरक्षा भी अभी नहीं मिली है। तो इसके लिए क्या आप लोग करेंगे और कहाँ कमी आपको लगती है इस मामले में? आपने निर्भया मामले को बहुत करीबी से देखा है, इन दोनों में फर्क बताया जा रहा है कि उसमें चश्मदीद थे, इसमें कोई ऐसा गवाह नहीं था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। मैम, जो डीएनए सैंपल का जितना कि चारू जो इस केस में विक्टिम के साइड से थी, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुई, उनको मैंने सुना, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि इसमें डीएनए सैंपल भी मैच किया, सीडीआर रिपोर्ट भी मैच की, और जो अन्य स्टेटमेंट लोगों के आए उन स्टेटमेंट के आधार पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, इसमें सेशन न्यायालय ने डेथ वारंट से अवॉर्डेड किया। देन हाई कोर्ट ने इसमें पुष्टि की। दिल्ली हाई कोर्ट जब इसमें पुष्टि कर रहा है तो मैम एक डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में यह होता है कि कहीं कोई चूक ना रह जाए, इसीलिए हाई कोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है। हाई कोर्ट भी पुष्टि कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर ये मैटर आया तो प्राइमा फेसाई अगर देखा जाए, उस लड़की का किडनैप किया गया, उनका मर्डर किया गया, गैंग रेप किया गया, उनकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अगर इन एक्यूज को बरी कर दिया गया तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि फिर किसने वो क्राइम किया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार था कि ड्यूरिंग केस एक री इन्वेस्टिगेशन का भी डायरेक्शन दे सकते बजाय एक्विटल करने के। ऐसा नहीं किया गया। दूसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि मैं सर को सुन रही थी कि उन्होंने एक एम्पायर शब्द का यूज किया है सेशन कोर्ट के लिए। तो आपका ही न्यायालय जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो अगर इस तरीके के जजमेंट दे रहे हैं तो आप सोचिए कि विक्टिम और एक्यूज जो कि इनके राइट पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर वो इस लेवल पे जहां पर डेथ पेनल्टी जैसा पनिशमेंट दिया जा रहा है। इसमें तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि चलो आज ये मैटर चर्चा में है, नो डाउट मैम कि वो बेटी के परिवार पे क्या बीत रही होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा पूरे सिस्टम पे प्रश्न खड़ा हो रहा है कि इनको बरी कर दिया गया जहां दो न्यायालय इनको डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। तो इसका री इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। अगर रिलीफ की बात की जाए उनके पास, परिवार के पास, तो रिव्यू पिटीशन है, और रिव्यू पिटीशन में एक बार सारे मैटर्स को, सारे एविडेंसेस को एग्जामिन किया जा सकता है। सवाल यही है कि फिर क्राइम किसने किया। डीएनए सैंपल जैसे अभी सर ने बताया है उसमें कि वो तो बाद में भी उसमें आप एफएसएल रिपोर्ट उसको अगेन आप भेज सकते हैं एग्जामिन करने के लिए। दूसरा मैम, डेथ पेनल्टी जो रेप एंड मर्डर केसेस में है, जब यहाँ पर विक्टिम का ही मर्डर हो जाता है तो आइडेंटिफाई कोई भी विक्टिम कैसे कर सकता है? वो डिसीज पर्सन तो नहीं करेगी। एविडेंस का कनेक्टिविटी कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट एविडेंस है, उन सबको बेस बना करके, जो सबूत है उन सबको बेस बनाकर ही जजमेंट दिया जाएगा। अब इस केस में जो एक एक्यूज था उसने बताया कि वो डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है उस बिटिया की, रेवाड़ी जहां पर
हरियाणा में, तो जब वो बता रहा है एक्यूज, तो आर्टिकल सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का कहता है कि भले ही एक्यूज की कन्फेशन पुलिस में दी गई मान्य नहीं है, लेकिन उतनी तो मान्य है जितनी से वो एविडेंस हमें मिल रहा है। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, रेलेवेंट है, और ये पूरा इंडिकेट कर रही है कि इन एक्यूज के द्वारा ये मर्डर किया गया था, गैंगरेप किया गया था। लेकिन इसमें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मैटर को प्रेजेंट किया गया, तो वो मैम एक टेक्निकल ग्राउंड हो सकता है कि मैटर को अगर ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया, तो लेकिन वो मेरिट पर मैम उसको एक्विटल नहीं किया जा सकता, मेरिट के आधार पे नहीं किया जा सकता। और सेंसिटिव मैटर है, देश की 49% फीमेल की डिग्निटी का सवाल है, उनकी सुरक्षा का, जैसा कहा ना कि हम बड़ा सबूतों पे जाते हैं। मेरिट की बात तो है, पर जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, वो पूरी तरह से पेश नहीं किए गए, जो आप कह रही हैं कि किस तरह प्रेजेंट किया गया। तो यशोवर्धन आजाद, इसमें ऐसे केसेस और भी रहे ही होंगे जो इन मामलों में हाई कोर्ट से सजा हुई पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पूरा पलट गया है। कितनी उम्मीद लगती है अभी आप पीड़ित परिवार के पास जो रास्ते हैं, और अब इसमें हमने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी दखल देने लगे हैं, पुष्कर सिंह धामी भी आगे आए हैं, तो गुंजाइश कुछ है कि इस पे क्या क्या प्रोविजंस हैं? रिव्यू पिटिशन होगा और मामला एक बार फिर से चल सकता है, लेकिन इस बीच में इस पीड़ित परिवार की सुरक्षा का भी सवाल है। तो ये भी लग रहा है आपको कि मामले को प्रेजेंट नहीं किया जा सका ठीक तरह से सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सीमा जी ने काफी विस्तृत रूप से बताया इस केस के बारे में, और मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूं कि ये बिल्कुल सही है। शायद सुप्रीम कोर्ट को सही तरीके से नहीं बताया गया, क्योंकि चारू अली खन्ना जी ने साफ बताया था कि डीएनए का मैच हुआ है, लेकिन अगर उसके बारे में एक डाउट है, देखिए एक चीज है क्लिंचिंग और सब्सटैंटिव एविडेंस, और दूसरा है करॉबरेटिव एविडेंस। तो क्लिंचिंग एविडेंस में जब से डीएनए प्रोफाइलिंग की बात आई है, आज लोग 30-30 साल बाद, 40-40 साल बाद वो मैचिंग करने के बाद कन्विक्ट्स पकड़ाए जा रहे हैं। तो क्यों नहीं इस मैटर को फिक्स किया जाए, लाकि इसको पड़े रहने दिया जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि निचली न्यायालय ने तो भाई जब चार्ज फ्रेम हुआ उसको एक्सेप्ट किया, हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म किया, और जैसा कि सीमा जी ने बताया, चाहे वो सीडीआर की बात है, चाहे वो डीएनए की बात है, सारी चीजों में जो एविडेंस है उसका मिलान सही तरीके से सुनिश्चित भी हुआ है। तो अगर टेक्निकल ग्राउंड या किसी ग्राउंड पे अगर ये हुआ है, तो मुझे खुशी है कि धामी साहब ने कहा है कि हम इसमें रिव्यू पिटीशन करेंगे। और रिव्यू पिटीशन में और मैं तो ये भी कहता हूं कि जब लेजिस्लेटिव इन्फॉर्मिटीज में भी सुप्रीम कोर्ट को हक है, ये अधिकार है, तो उन्हें या तो री इन्वेस्टिगेशन करें और या नहीं तो ये गुंजाइश है कि री इन्वेस्टिगेट हो सकता है ये मामला। रिव्यू पिटीशन डाली गई है। हमारे पास इतना ही वक्त है अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए। शुक्रिया आपका यशोवर्धन आजाद और सीमा समृद्धि, धन्यवाद। उम्मीद यही है हमें भी कि जो गुनाहगार है वो पकड़ा जाए, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? एक आपकी जो राय है सच का मीटर, वो दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। तो सच की पड़ताल में आज हमने आपसे पूछा था, छावला रेप और कत्ल के केस में पुलिस की लापरवाही से आरोपी बरी, क्या पीड़ित परिवार को कभी मिल पाएगा इंसाफ? हमारे पास 8,500 से ज्यादा लोगों की राय आई है, जिसमें 82% को ये लगता है नहीं, इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और ये अफसोस की बात है कि उम्मीद लोगों की खत्म हो रही है। 13% को इंसाफ मिलने की उम्मीद है, 5% की इस पर कोई राय नहीं है। पीड़ित परिवार इस बीच डरा हुआ है और सुरक्षा की भी उम्मीद कर रहा है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।